लद्दाख को कैसे देखते हैं आप सबसे पहले? ये कुछ वीड्स जी। ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर अच्छी फसल के साथ साथ उगाए हैं। मगर जैसे जैसे कुछ घंटे बीते, शाम होती गई, रात हुई और इन्वेस्टिगेशन से चीजें सामने आई तो फिर ये पता चला कि कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कुछ ये वीड भी ऐसी है जिसको शायद बाहरी ताकतें उगा रही थी। ये भी कांग्रेस ग्रासी हम्म। के सत्ता की भूख ने कांग्रेस को इस कदर हताश कर दिया है कि भारत में उपद्रव फैला करके। सोनम वांगचुक बेसिकली एक एनवायरमेंटलिस्ट था जिसने लद्दाख के एनवायरमेंट को लेकर शुरुआत की और एक सोशल एक्टिविस्ट था कि वहां के सोशल फीडर को लेकर बात की। उनका सवाल सिर्फ इतना था जो मेरा भी आपसे है कि उसमें दो चीजें हैं कि क्या शुरुआत ही खराब थी कि ऊपर से मुखौटा और अंदर से कुछ और जा ये सकता था? एक्टिविस्ट हैं ना, ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं। हम्म। ये एक भारत विरोधी इकोसिस्टम का हिस्सा है। जी। ये ऐसा जो सिस्टम है सीधे सीधे चाइना और पाकिस्तान है सोनम वांगचुक के पीछे, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, चाइना, पाकिस्तान और दूसरी एजेंसियां, एनजीओ ये पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। जब पांव नजर आने लगे तो भारत सरकार को चाहिए उनके साथ जाकर के वहां पे हॉबनॉबिंग करते हैं, मिलते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं, उनसे डिक्टेशन लेते हैं, उनका धन लेते हैं, उनके माध्यम से धन लेते हैं, उनके द्वारा मोटिवेटेड सभाओं में, सेमिनार्स में जाकर के भारतीय लोकतंत्र का अपमान करते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक छोटी चिंगारी के बाद ऐसा हुआ, तो ऐसा जिसको लेकर बीजेपी का दफ्तर तक जला दिया गया, एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जलाना, इसका मतलब ये है कि वो एक राष्ट्रवाद पर अटैक है। कांग्रेस और मुस्लिम मेजॉरिटी सरकारें जो जम्मू कश्मीर में चलती रही, पर्सनलाइज्ड गवर्नमेंट्स थी, ये प्रोफेशनल गवर्नमेंट्स नहीं थी। एजेंसीज कुछ लेट नहीं कर रही थी। मैं मानता हूं आपको बात, दोनों जगह लिहाज कर रही थी, उस लिहाज के काबिल ये नहीं। जम्मू कश्मीर का लद्दाख रीजन अमूमन पीसफुल रहा है, मगर अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। दो एटॉमिक पावर्स कंट्रीज की साथ सरहदें साझा करने वाला लद्दाख हमेशा से इंफॉर्मेशन की गोल्ड माइन भी रहा है, चाहे फिर वो 1962 की भारत चाइना जंग हो या 1999 की कारगिल वॉर। हमेशा कोशिश पाकिस्तान और चाइना की रही है कि लद्दाख में इनकर्शन किया जाए, इंट्रूजन किया जाए, फिर चाहे वो उनके लोगों का हो, उनके स्पाइस का हो या उनकी इंफॉर्मेशन का। और आज का ईरा जहां काम टेक्नोलॉजी से ही हो जाता है, तो कोशिश ये भी होती है कि कई बार कुछ ऐसी चीजों को बढ़ावा दे दिया जाए और या यहीं के लोगों को इतना इंस्टिगेट कर दिया जाए कि वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ खड़े हो जाएं। लद्दाख में पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ हुआ वो कोई छोटी बात नहीं है। यही कारण है कि सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगाना पड़ा और रातों रात लद्दाख से गिरफ्तार करके जोधपुर जेल भेजना पड़ा। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, आगे आगे पता चलेगा कि कहां तक बाहरी ताकतें लद्दाख में अंदर घुस गई थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता है। राजेश गुप्ता बहुत लंबे समय से लद्दाख जाते भी रहे हैं, अच्छे से एरिया को भी समझते हैं, वहां की सियासत को भी, और कितनी जरूरत है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को जो नॉन पॉलिटिकल हैं लद्दाख में काम करने की, ताकि नेशनल सिक्योरिटी को तो मेंटेन किया ही जाए, लोगों की सोच को भी बदला जाए। राजेश जी, आप शायद दिल्ली से अभी सीधे जम्मू पहुंच रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं, और लद्दाख पे भी आपकी 1-2 चर्चाएं दिल्ली में हुई है। लद्दाख को कैसे देखते हैं आप सबसे पहले? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन है, नमस्कार है। लद्दाख, देखिए, जैसे हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है और जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख है। हमारी यंगेस्ट यूनियन टेरिटरी भारत की लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों यंगेस्ट यूनियन टेरिटरीज हैं। बहुत ही सुंदर, रमणीय यूनियन टेरिटरी है। पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस ढंग से पिछले कुछ वर्षों में वहां पर पर्यटन का विकास हुआ है, इको सेंसिटिव तरीके से वहां पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस ढंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज उस सारे क्षेत्र की यूनिफाइड और बैलेंस्ड डेवलपमेंट की चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि लद्दाख का भविष्य उज्जवल है। ये कुछ वीड्स ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर
अच्छी फसल के साथ साथ उगाए हैं, इनको इरेडिकेट करना और इनको खत्म करना सरकारों का कर्तव्य है, वो करेंगे। जब लद्दाख में 24 सितंबर को प्रोटेस्ट हुए थे तो शुरुआत में यही देखने में लग रहा था कि शायद यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड बनाने को लेकर एक प्रोटेस्ट है जो कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है, मगर जैसे जैसे कुछ घंटे बीते, शाम होती गई, रात हुई और इन्वेस्टिगेशन से चीजें सामने आई तो फिर ये पता चला कि कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा, कुछ ये वीड भी ऐसी है जिसको शायद बाहरी ताकतें उगा रही थी और शायद कुछ वर्षों से ये काम चल रहा था। देखिए, बचपन में हमने एक छोटी सी टर्म सुनी थी, कांग्रेस ग्रास। अभी भी कई कई जगह उगी मिलती है। बिल्कुल। बहुत छोटे थे जब स्कूल में पढ़ते थे तो कहते थे कि नेहरू जी के समय में कभी गंदम बाहर से मंगवाई गई थी और उसके साथ जो शिप्स में कोई ऐसे पौधे बीच में आ गए जो यहाँ कांग्रेस ग्रास के रूप में यहाँ पर पढ़ते चले गए। अगर किसी का पैर लगता है तो उसको खारिश शुरू हो जाती है, एलर्जिक होती है, और उसको बाद में खत्म करने के लिए कई दवाइयों का भी छिड़काव किया गया, अभी भी कहीं कहीं मिल जाती है। ये भी कांग्रेस ग्रास ही है। हमें ये मानना पड़ेगा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी विश्व में कहीं ना कहीं चल रही है, कहीं से संचालित हो रही है, और भारत उपमहाद्वीप जो है, भारत उपमहाद्वीप से मैं समझता हूं कि भारत और उसके आसपास के सभी कंट्रीज इन सारी जगहों पर डिस्टर्ब करके अपना वर्चस्व जो खड़ा करने की एक भूमिका, कोशिश कुछ ऐसी ताकतों के द्वारा की जा रही है जिनको लगता है कि भारत सुपर पावर बन जाएगा। इसको रोकना है। एक पैटर्न डेवलप हुआ कि श्रीलंका में किस ढंग से कुछ समय पहले तख्ता पलट हुआ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ओवर पावर करके फोर्सिबली मोबोक्रेसी में उसको कह सकता हूं कि भी उन्मादी भीड़ के द्वारा सत्ता परिवर्तन किया जाना। और जब वो उन्मादी भीड़ सत्ता परिवर्तन करे, श्रीलंका के बाद जो बांग्लादेश में हुआ, तो वहां पर हिंदुओं को भी टारगेट किया जाए, सनातनियों को भी टारगेट किया जाए। बिल्कुल। उसके बाद वो पैटर्न घूमता घूमता आगे नेपाल में आ गया, और नेपाल के बाद छोटे छोटे जिसको कहते हैं कि उपद्रवों के रूप में हमने डोडा में भी देखा और आज लद्दाख में भी देखा। फिर जब इन सारी घटनाओं को हम एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट में देखते हैं, व्यू करते हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट की बातों को सुनते हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स की बात सुनते हैं, और उसके बाद कांग्रेस नाम मैंने पहले लिया है, कांग्रेस ग्रास। हमारे राजनीति के आजकल के जो पहले तो मैं उसको जोकर ही कहता था, अब वो मुझे सीधा सीधा विलेन लगने लग पड़ा है, क्योंकि वो गलत हाथों में आ गया। उसको मंदबुद्धि है, उसको समझ नहीं है कि देश का हित क्या है, अहित क्या है। राहुल गांधी के विदेशी दौरे, उन विदेशी दौरों में किन किन लोगों से मिलना, फिर ये इस तरह के सोनम वांगचुक जैसे लोग जो एनजीओ चला रहे हैं, जिनको फॉरेन फंडिंग आ रही है, उन एनजीओ की पैटर्नेज कौन कर रहा है, फॉरेन फंडिंग रूट जहां से हो रही है, जो फॉरेन फंडिंग करने वाली एनजीओ हैं उनके हेड्स कौन हैं, उनका और राहुल गांधी के दौरों के दौरान जो लोग आपस में मिलते हैं, चाहे वो यूएस के दौरे हैं चाहे दूसरी जगह के दौरे हैं, उनके आपस में कनेक्शंस क्या है। तो ऐसा समझ में आता है कि सत्ता की भूख ने कांग्रेस को इस कदर हताश कर दिया है कि भारत में उपद्रव फैला करके एक डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड सिस्टम है उसको तहस नहस किया जाए, वो इस ढंग से भी किया जाए, और उसके बाद झूठ के बल पर झूठी स्टेटमेंट्स देकर के समाज को भी गुमराह किया जाए, और फिर प्रोवोक भी किया जाए कि जो नेपाल में हो रहा है वैसे ही डोडा में होना चाहिए, जो नेपाल में हो रहा है वैसे ही लद्दाख में होना चाहिए। देश को। और मेरी अपील आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये रहेगी कि जब हमें समझ में आने लग जाए कि सोनम वांगचुक या इस तरह के जो सूडो एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो वहां पे स्लीपिंग बैग लेके बैठने लगे, चाहे वो कुछ और करने लगे, तो बैठते ही अगर मंशा समझ आती है तो फिर इंतजार ना करें कि वो वायलेंट प्रोटेस्ट की शेप ले ले। निप द इविल इन द बड, इनको पहले से पकड़ना शुरू कर। जी, मेरा यही सवाल था वैसे कि कल मैं एक लेख पढ़ रहा था एक राष्ट्रीय उसमें अखबार में, वो एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी, उसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका लेख था कि सोनम वांगचुक बेसिकली एक एनवायरमेंटलिस्ट था जिसने लद्दाख के एनवायरमेंट को लेकर शुरुआत की,
और एक सोशल एक्टिविस्ट था कि वहां के सोशल फीडर को लेकर बात की। उनका सवाल सिर्फ इतना था, जो मेरा भी आपसे है, कि उसमें दो चीजें हैं कि क्या शुरुआत ही खराब थी कि ऊपर से मुखौटा और अंदर से कुछ और, या फिर पिछले कुछ सालों में ये कुछ ऐसी ताकतों के हाथ में खेल गए कि उन्होंने देखा कि ये एक सॉफ्ट टारगेट है, सोनम वांगचुक को फेस बना के आगे लाया जाए। और यहाँ कहीं हमारी एजेंसीज गलतियां तो नहीं कर गई, जैसे कुछ लेट तो नहीं हो गई उसको भापने में, मैं बताता हूँ जी। कि ये नुकसान ना बचाया तो जा ये सकता था। एक्टिविस्ट हैं, ना जी। ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं। हम्म, ये एक भारत विरोधी इकोसिस्टम का हिस्सा है। जी। और वो इकोसिस्टम इस तरह के लोगों को कल्टीवेट करता है, फंड भी करता है, कल्टीवेट भी करता है, उनको ट्रेन भी करता है, उनको एजुकेट भी करता है। वो पाकिस्तान में जलवायु के नाम पर एक सेमिनार करवाता है और वहां पर ये हाँ, भारत विरोधी ताकतों से मिलते फरवरी हैं। में होके आए थे। ठीक है, भारत विरोधी ताकतों से मिलना है, जिन ताकतों से यहां मिलना है, उन ताकतों को राहुल गांधी की जैसे लोगों के द्वारा वहां से फंडिंग भी रूट करवाना। तो ये एक बड़ा एंटी इंडिया इकोसिस्टम जो है, जो रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चल रहा है, उसका ये हिस्सा है। उसके ये समझ लें सोर्सेज हैं अलग अलग जगह पर भारत में फैले हुए, जितने भी इस तरह के लोग हैं। इनमें इनकी वकालत करने वाले वकील भी है, इनमें इनकी वकालत करने वाले मीडिया हाउसेस भी हैं, मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा। और इनके एक दूसरे के पूरक, कि अगर लद्दाख में इन्होंने गड़बड़ की है तो हो सकता है कल को साउथ इंडिया से या किसी दूसरी जगह से इनके सपोर्ट में लोग खड़े हो जाए। इन्होंने वहां से गड़बड़ की है, दिल्ली में कोई खड़ा हो जाए। अभी आपके सामने महबूबा मुफ्ती, भाई तेरा क्या लेना देना है वहां पे, तेरा कोई है ही नहीं वहां पे। तू कह रही है सोनम वांगचुक के साथ बड़ा गलत हुआ, तुझे ना तुझे इन्वेस्टिगेशन का पता है, ना तुझे कुछ पता है। जो चीज सामने आ रही है कि जब सोनम वांगचुक जैसा आदमी ऐसी स्टेटमेंट देता है कि हम चाइना को इनडायरेक्टली, उसने यही कहा कि हम उनको पैसेज देंगे। हु आर यू? यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख, यू आर ए सेल्फ स्टाइल्ड एक्टिविस्ट जो कि फॉरेन से करोड़ों रुपए की फंडिंग ला रहा है। आप इतना बड़ा मीडिया हाउस ला रहे हैं, आपका एक जर्नलिज्म में कैरियर है, आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए कि कौन सी कंपनी, कौन सी एनजीओ, कौन सी ऐसी संस्था है देश की या विदेश की जिसने आपको करोड़ करोड़ नहीं करोड़ों या लाखों रुपए फंड दिया हो आपको, कि भाई साहब अच्छा आप राष्ट्र हित में ये चैनल चला रहे हो, आपके चैनल का हमने देखा है कि ये भारत की एकता अखंडता के प्रति आप समर्पित हैं, आपका कैरियर ऐसा रहा है, तो इस काम को थोड़ा आगे बढ़ाइए। आपके साथ ये 15 एम्प्लॉइज भी काम कर रहे हैं, यह इनकी थोड़ी सी वेलफेयर के लिए हम ये देते हैं। आपको किसी ने दिया पैसा? बिल्कुल नहीं। जब तो फिर ऑल्टरनेटिवली ये जो नेगेटिव काम करने वाले हैं, इनके पास फंड का फ्लो इस तरह से आ रहा है। इनके घर वहां लद्दाख में भी है, इनके घर दिल्ली डिफेंस कॉलोनी में भी है, इनके घर कहीं फॉरेन में भी है। ये ऐसा जो सिस्टम है, सीधे सीधे चाइना और पाकिस्तान है सोनम वांगचुक के पीछे, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, चाइना, पाकिस्तान और दूसरी एजेंसियां, एनजीओ, अब ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो मेरे ऊपर, आपके लेवल से ऊपर की एक बात आ गई कि वो कौन सा स्ट्रिंग कब खींचना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, वो मुझे लगता है कि इस स्तर पर हमारी चर्चा से उसका कोई बड़ा नहीं निकलेगा। लेकिन ग्राउंड पर जो मैं कहना चाहता हूं, आपकी एक बात से मैं सहमत हूं, और मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि भाई ये पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। जब पांव नजर आने लगे तो भारत सरकार को चाहिए कि उसी समय संभल करके कंट्रोल करे। अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा है कि जब ये उस वक्त कंट्रोल करने लगते हैं तो बहुत सारे इस तरह के लोग जो है, जो मैं कह रहा हूं इकोसिस्टम है, वो इतना शोर मचा देते हैं कि सरकारें एक्शन नहीं ले पाती। राजेश जी, खतरनाक ये नहीं है कि सोनम वांगचुक किसके हाथ में खेल गए, खतरनाक ये है कि सोनम वांगचुक के जरिए कितने युवाओं में वो ये सारा कुछ फैला गए। इसलिए आपको क्या, कैसे देखते हैं कि लद्दाख में अभी बहुत जरूरत है एक प्रॉपर जो है डैमेज कंट्रोल करने की? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जो फेक प्रोपेगेंडा की मुहिम पिछले कुछ सालों से चलनी शुरू हो गई है कि हम झूठ बोलते जाएं और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको टेम्परेरीली बिलीव कर लेता है अनलेस अनटिल जो सच्चाई उनके सामने नहीं आती। हमें ये मानना होगा कि जो सच्चाई हर वक्त देश के युवाओं के पास पहुंचनी चाहिए, जो राइट थिंकिंग पीपल जो है उनका एनालिसिस जो देश के युवाओं के पास पहुंचना चाहिए, उससे ज्यादा तेजी के साथ
जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, झूठ है और देश को विघटन करने वाली विघटनकारी ताकतें हैं, उनकी आइडियोलॉजी पहुंच रही है। तो इस करके राष्ट्रवादी ताकतों को अपना काम बढ़ाना होगा, उनके ऊपर उनको ओवर पार करने के लिए। और एक बार जब देश का युवा इमोशनल होकर कहीं ना कहीं कई बार गलत एक्शन ले भी लेता है, लेकिन जब उसको पता लगता है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन हमें उस चीज को एसेस करके उसको एडवांस में रोकना पड़ेगा। जिस ढंग से देश के कुछ राजनेता राष्ट्रीय स्तर के वो उन विदेशी ताकतों को प्रोवोक करके भारत के लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं सत्ता की भूख में, ठीक है, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई केंद्र सरकार को एक बड़ी सुलझी हुई और लेकिन सख्त, उसमें नरमी की गुंजाइश ना हो, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति किसी की दुर्भावना है अगर, तो वो किसी भी तरह से किसी किस्म की रियायत का हकदार नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को लेकर के भारत के बाहर जाकर के अगर कोई किसी दुष्प्रचार का हिस्सा बनता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विषयों को लेकर के जो भारत के बाहर पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड या कोई और अन्य स्पॉन्सर्ड एजेंसियां, ग्रुप, चाहे वो भारत के नागरिक हैं चाहे बाहर के नागरिक हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं और यहाँ की राष्ट्र स्तरीय पार्टियों के नेता अगर उनके साथ जाकर के वहां पे हॉबनॉबिंग करते हैं, मिलते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं, उनसे डिक्टेशन लेते हैं, उनका धन लेते हैं, उनके माध्यम से धन लेते हैं, उनके द्वारा मोटिवेटेड सभाओं में, सेमिनार्स में जाकर के भारतीय लोकतंत्र का अपमान करते हैं, तो उन सब के ऊपर ऐसी स्ट्रांग कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको सही मायने में उनको नानी याद आ जाए कि भारत का विरोध न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में किसी जगह पर भी अगर इस ढंग से किया जाएगा तो वो बर्दाश्त से बाहर है, उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति चाहिए। 24 सितंबर को जब हिंसा हुई लद्दाख में, उससे एक दो दिन पहले कुछ सनातन मंत्रोच्चारण को लेकर कुछ एक छोटा सा इंसिडेंट वहां हुआ था, जिसे स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस जैसे कहा जाता है, कि एक छोटी चिंगारी के बाद ऐसा हुआ। तो ऐसा जिसको लेकर बीजेपी का दफ्तर तक जला दिया गया, एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन, आपके पास कोई जानकारी ऐसी है कि क्या इंसिडेंट था? देखिए, मुझे इस जो आप कह रहे हैं कोई उस इंसिडेंट की अगर कोई माइन्यूट इंसिडेंट ऐसा हुआ है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जलाना इसका मतलब ये है कि वो एक राष्ट्रवाद पर अटैक है, आपको मानना या पड़ेगा। फिर केंद्र सरकार क्योंकि उनकी है तो उनके ऊपर अटैक है। आप एक बात मेरी मानिए, आप इतने सालों से जर्नलिज्म में हैं, इस फील्ड में हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बड़ा गहनता से अध्ययन करते आए हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले भी कभी भी लद्दाख को अलग राज्य बनाने की मांग कभी नहीं थी। लद्दाख से जब भी मांग उठी यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग थी, बिल्कुल। लद्दाख, और वो यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग 1947 से लेकर के 2019 तक हमेशा नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स रही, उन्होंने उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया। इट वाज ओनली दिस गवर्नमेंट व्हिच वाज सेंसिटिव टू द डिमांड ऑफ लद्दाखीज। और अगस्त 2019 और जब वो सेंसिटिव थे कि जम्मू कश्मीर तो नहीं चाहता था जो उसे दिया, लद्दाख जो चाहता था उसको 100% मिला। नहीं, जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रवादी लोग थे वो यही चाहते थे। नहीं, 370 जाना चाहते थे। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर के सारे राष्ट्रवादी लोग यही चाहते थे, राष्ट्रहित और जम्मू कश्मीर के हित में भी वही था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है, इस करके उस पे तो अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग, जो मैं ये कहूं कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज, वो थोड़ा सा इसके हक में नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं कि अकाउंटेबिलिटी पहले बिल्कुल नहीं थी। जम्मू कश्मीर का 70% बजट जो है वो केंद्र सरकार से आता है। मतलब अगर 1 लाख करोड़ का बजट है तो 70,000 करोड़ केंद्र सरकार से आना है, तकरीबन केंद्र पे डिपेंड है। ठीक है जी। अब ये जो कांग्रेस और मुस्लिम मेजॉरिटी सरकारें जो जम्मू कश्मीर में चलती रही, पर्सनलाइज्ड गवर्नमेंट्स थी, ये प्रोफेशनल गवर्नमेंट्स नहीं थी। इनका काम क्या था? पैसे को साइफन ऑफ करना,
प्रोफेशनली स्टेट को रन नहीं करना, और उसके बाद अकाउंटेबल कहीं नहीं होना। जम्मू और कश्मीर के बहुत सारे जिले भी हमेशा तड़पते थे, हमेशा आवाज आती थी कि डेवलपमेंट के लिए जो पैसा केंद्र सरकार से आता है वो कहीं कुछ स्पेसिफिक एरियाज में लगता है, बाकी जगह पे नहीं लगता। और जब इनसे पूछा जाता था तो अकाउंटेबिलिटी कोई थी नहीं, ये जवाब नहीं देते थे। यूनियन टेरिटरी और स्टेट का फर्क क्या है? केवल मात्र इतना सा फर्क है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज केंद्र सरकार के पास है कि अगर चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, तो बाकी तो सारे डिपार्टमेंट्स इनके पास है, इस करके कोई ऐसा नहीं। लद्दाख में ओवरनाइट स्टेटहुड की डिमांड कहां से आ गई? ये यही से, ये जो मैं कह रहा हूं ना कि ये नेगेटिव इकोसिस्टम जो कि भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है, एक जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है भारत को डिस्टर्ब करने की, उसमें बॉर्डर एरिया से शुरू करके इस तरह की डिस्टर्बेंस यहाँ पे लाई जाए। और अभी मैं आज के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि कुछ एलिमेंट्स वहां पर, ये जो जब वायलेंस हुई है, कुछ नेपालीज लोग भी वहां पर शायद वायलेंस में कहीं ना कहीं शामिल हैं, डोडा के भी कुछ लोग उसमें शामिल हैं, और पैटर्न भी उसी तरह का है। अब डोडा को लेकर के बड़े जुलूस निकले, बाद में उसकी महराज मलिक की वीडियोस आई जिसमें वो बुरहान वानी को एंडोर्स कर रहा है, जिसमें वो इस्लामिक शासन को एंडोर्स कर रहा है, जम्मू कश्मीर इस्लामिक स्टेट है, इस तरह की बातें कर रहा है। तो मुझे बताइए कि क्या वो लोकतंत्र में जायज है? जब हम एक तरफ कहते हैं कि हमारा सेकुलर कैरेक्टर है, यहाँ पर जैन, बुद्ध, ज़ोरोएस्ट्रियन, सिख सब रह रहे हैं। एजेंसीज कुछ लेट नहीं कर रही थी, मैं मानता हूं आपको बात, दोनों जगह लिहाज कर रही थी, उस लिहाज के काबिल ये नहीं है। दे शुड नॉट हैव बीन स्पेयर्ड, दे शुड हैव बीन काट इन द वेरी बिगनिंग। जिस तरह की नेशनल सिक्योरिटी के मामले सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए वीएचपी क्या समाधान देखती है कि किस तरह के काम की जरूरत है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, खास तौर पे अगर राष्ट्र जो है ताकतें हैं, राष्ट्रीय प्रो नेशन जो फोर्सेस हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? देखिए, सभी को कंसर्न्ड सिटीजन बनना पड़ेगा। मैं और आप बातचीत करें ठीक है, लेकिन जितना भी समाज जो राष्ट्रवाद में यकीन करता है, जिसको लगता है कि राष्ट्र की तरफ से जो हो रहा है वो सही है, जिसको लगता है कि भारत की अखंडता के लिए हमें प्रतिबद्ध रहना है, जिसको लगता है कि भारत का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें भी अपनी भूमिका निभानी है, उसको इस तरह के फॉल्स प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए और उसको इस तरह के लोगों की लुभावनी और गलत बातों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम में से कोई उस गलत प्रभाव का शिकार होता है तो उसको निकालना है, उस प्रभाव में से बाहर निकालना है। ये कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि फलां आदमी पब्लिक लाइफ में है या फलां संस्था पब्लिक लाइफ में है तो उसका कर्तव्य है। नहीं, भारत के सभी नागरिकों का ऐसा कर्तव्य है। और इस वक्त भारत जो है जिस तरफ बढ़ रहा है, एक बड़ी संख्या जो है वो अखंड भारत और राष्ट्रवाद के बड़े प्रभाव में है, लेकिन इविल स्पिरिट्स जो है वो बीच बीच में जैसे ना बलबला रही है, उस बुलबुले के रूप में निकल रही हैं बाहर। इतना बड़ा जो लोकतंत्र है, इतनी बड़ी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, इतनी बड़ी भारत की फौज है, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जो हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में, वो ताकत इतनी आसानी से छिन्न भिन्न होने वाली नहीं है। इट इज गोइंग टू ओवरकम। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो विदेशी ताकतें हैं और जो उसके बेनिफिशियरी हैं, उनको ये लग रहा है कि लगातार ये तीसरी बार राष्ट्रवादी सरकार बन गई यहाँ पर, ये सेपरेटिज्म को कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे हैं, ये सेपरेटिज्म को कहीं एंडोर्स ही नहीं कर रहे। हम तो सेपरेटिज्म को बेच आते थे, जगह जगह जाके पैसे इकट्ठे करके ले आते थे, और अब उस चीज के ऊपर एक समझ लें रोड ब्लॉक हो गया है। तो इस करके ये अपनी ताकत को समेट करके इस तरह के वायलेंट जो स्ट्रगल्स हैं उनको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि भारत के लोकतंत्र की, भारत के राष्ट्रवाद की ताकत ऐसी है कि हमेशा हम इस तरह की जो बुराइयां अगर भारत में आई है
तो वी हैव ओवरकम दैट, हम उसमें से उभरे हैं। एक आखिरी सवाल है, बहुत थिन लाइन एक होती है सेपरेटिज्म और नेशनलिज्म के बीच में, वो होती है जनरल पब्लिक जिनकी जनरल डिमांड्स होती हैं कि हमारे साथ हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते रहे, जस्टिस मिलता रहे। तो ऐसे में वीएचपी जैसा नॉन पॉलिटिकल संगठन क्या उन लोगों की डिमांड्स को भी जायज नहीं मानता? कि मान लीजिए अगर जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि स्टेटहुड मिल जाए और हमारे काम जो है प्रॉपरली होने शुरू हो जाए, हमारे फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक इश्यूज है, तो उनको सोल्यूशन करना, एटलीस्ट उनकी बात भी तो सरकार को सुननी जरूरी है। देखिए मुझे बताइए, थोड़ा सा इसको एनालाइज करें, आप रैशनली एनालाइज करें, स्टेटहुड और नॉन स्टेटहुड में क्या फर्क है? आज भी हम स्टेट ही हैं। मुझे बताइए कौन सा पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को छोड़कर, होम को छोड़कर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्रांत, जो इस यूनियन टेरिटरी सरकार के पास जिसका अख्तियार नहीं है? राइट फ्रॉम बजट टू प्लानिंग टू एजुकेशन टू टूरिज्म टू फाइनेंस, हर चीज तो इस ड्यूल पावर सिस्टम के बीच कौन सा ड्यूल पावर सिस्टम? जनता पिस जाती है। ना कहां जनता पिस जाती है। मुझे बताइए ना आप। देखिए कोई काम जब जो पॉपुलर सरकार को करना होता है वो कहते हैं एलजी साहब को करेंगे, एलजी साहब कहते हैं तो एलजी साहब ने एक चीज बिल्कुल क्लियर किया, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनता हूं, बहुत बार बोलते हैं, उन्होंने क्या क्लियर किया सुनिए, एक्सेप्ट फॉर पुलिस मेरे पास कुछ नहीं है। वो तो एक नाली नहीं बनवा सकते, एक्सेप्ट फॉर पुलिस मेरे पास कुछ नहीं है, अदर देन पुलिस इनके पास सारा कुछ है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब मैं तो समझता हूं कि यूनियन टेरिटरी की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके लिए तो बड़ी विन विन सिचुएशन है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप उनको ब्लेम करते रहे, पैसा सारा आपके पास है, आप उसको खर्चा करें जैसे करना है, जो प्रांत के हित में है। मुझे बताइए, फ्लड आया यहाँ पे, एक रैशनल बात कीजिएगा, कितनी सीरियसनेस के साथ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को आपने जम्मू संभाग में लोगों की जो मुश्किलें हैं फ्लड के बाद हल करते हुए देखा है। जो मुश्किलें हल की हैं वो विश्व परिषद, सेवा भारती और इस तरह के संस्थानों, प्राइवेट मतलब प्राइवेट क्या, नॉन पॉलिटिकल संगठन। हाँ, मुझे लगता है कि जिसके पास अख्तियार नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसने उमर अब्दुल्ला से ज्यादा दौरे किए हैं इस जम्मू संभाग के, इवन कश्मीर के भी। तो जब भाई आपके पास फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट आपके पास है, स्थानीय पीडब्ल्यूडी आपके पास है, रीबिल्डिंग आपने करनी है, आप क्या कर रहे हो? आप एक दिन के लिए हाईवे बंद होता है, जानबूझ के 2 ट्रक सेब सड़क पे फिकवा के प्रोटेस्ट शुरू करवाते हो जानबूझ के केंद्र सरकार के खिलाफ। कौन सा प्रांत ऐसा है पूरे भारत वर्ष में जहां पे नेशनल हाईवे जो है प्रांत की सरकार के पास है? और आप जान के प्रोटेस्ट कराते हो। आप महराज मलिक वहां पे भारत विरोधी बातें करता है, बुरहान मलिक को एंडोर्स करता है, उसकी सपोर्ट करता है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा एक गलत मिसाल पैदा करती है और उसके बाद उसको आप एंडोर्स करते हो। 16 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा और सरकार बने, मुझे तो आपको लगता है फेल सरकार, गवर्नमेंट फेल है, उमर गवर्नमेंट नहीं काम इनकी नीयत खराब है। अब इनको ये लग रहा है कि इस फंड में अगर हमने हेराफेरी की तो पुलिस केंद्र सरकार के पास है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इनके पास है, उठा के अंदर ना कर दे हमें कि पैसा भैया आपने लगाया कहां पे है, सही जगह तो इनको खर्चने का है नहीं है। अब जो असल मुद्दा ये है कि ये कहते हैं कि पैसा तो आए केंद्र से, उसको खर्चने के बाद हमें कोई पूछे ना, अब ये तो काम होगा नहीं। और इस करके इनको स्टेटहुड थे और कोई वैसा नहीं। बाकी तो मुझे कोई टेक्निकली बताए ना कहां स्टेटहुड में कमी। चलिए बहुत धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वीएचपी का मानना है कि स्टेटहुड की फिलहाल जरूरत नहीं है, जनता के काम करने के लिए सरकार की मंशा होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही पॉपुलर गवर्नमेंट है और लद्दाख को यूटी चाहिए थी, यूटी मिल गई है। और बाहरी ताकतें कोशिश कर रही हैं कि इस एक स्टेट से 2 यूटीज बने हुए इलाकों में डिस्टर्बेंस बनाई जाए और उसको लेकर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जिस पर केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियां पूरी नजर बनाए हुए। बहुत धन्यवाद।